गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू सी ए सी एम एस सी इंटर प्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन ओ। और आज के हमारे जीएसटी रिवीजन के टॉपिक्स है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, सेकंड टीडीएस एंड टीसीएस। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ। जैसे आपको पता चल गई होगी कि May 24 एग्ज़ाम जो है सब एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन की डेट की वजह से होगी, लेकिन पोस्ट नहीं हुई है। हाँ, डेट रीशेड्यूल हुई है और वो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्शन की डेट आने के बाद आप थोड़े 2-3 रिलैक्स हो गए होंगे और ये सोच में होंगे कि पोस्टपोन हो गए, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। लेकिन डेट रीशेड्यूल हुई है, तो आपको अब फिर से अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन लाना है, फिर पूरे ताकत के साथ भिड़ जाना है, फिर से पूरे अपने मेहनत करना है और इस बार आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आपको लेकर आना है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। हाँ, आपने 2-3 दिन रिलैक्सेशन किया तो उसको नेगेटिव वे में मत लेना, वो पॉजिटिव वे में ही लेना, क्योंकि माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए फिर से री एनर्जाइज हो जाइए और फिर से ओके अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपने बनाई होगी एग्जीक्यूट। जहाँ तक मैं जीएसटी की बात आपको कहूँ, तो जीएसटी में मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा कि कुछ ही टॉपिक्स आप रेगुलर बुक से पढ़िए। जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हो, आईटीसी है, रजिस्ट्रेशन, वॉइस है, रिटर्न है, ऐसे चैप्टर रेगुलर बुक से आप थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हो। अदरवाइज बाकी सारे चैप्टर्स की तरह चार्ट और क्वेश्चनर्स भी आपने देख लिया तो मोर देन इनफ है। चलिए, तो हमारा ये जो सेशन है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टीडीएसटीसी, आज के सेशन में ये जो मैं 2 टॉपिक्स लेने वाला हूँ, ये 2 टॉपिक्स May 24 एग्ज़ाम के लिए ये इंटर में न्यूली एडेड है। और सीएमए इंटर में पहले से थे पर इंटर में न्यूली एडेड है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक्स करके जाना है, पूरे पूरे चांस है, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जीएसटी है। नेक्स्ट ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपके ले चुका हूँ जब मैंने यूट्यूब चैनल पे ट्रांजिशन बैच मतलब ओल्ड टू न्यू मैंने टॉपिक में कवर कर लिया है अकाउंट्स एंड, और आपने वो कर लिया होगा। अगर आपने वो नहीं किया होगा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वो आप कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो उसमें आपके दोनों टॉपिक कर लिया है या रिसेंटली कर लिया है तो अभी रिवाइज कर ले, जिसमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और टीडीएस टीसी दोनों टॉपिक आपके अच्छे से मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, अब ये इसके बाद हमारा जो है एक ही टॉपिक का रिवीजन बाकी है, रिटर्न। ओके, तो वो रिटर्न का टॉपिक हम ओके परसों कवर कर लेंगे। मैं परसों रिटर्न ये चैप्टर का यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरी तरफ से सारा रिवीजन आपको मिलेगा। मैंने अपना जॉब किया है, अब आपको पूरा अपना जॉब पूरे मन से करना है, पूरी मेहनत के साथ। और डेफिनेटली आप अगर प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग करोगे और फिर से री एनर्जाइज हो जाओ और फिर से यहाँ पे जहाँ तक है अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो तो एक अच्छा रिजल्ट आप जाओगे। और जीएसटी में इस बार 40 पार, आपको सोचना नहीं है। चलो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टीडीएस और टीसीएस। तो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में चार्ट बेस जो ले रहा हूँ, ये वीडियो वही है जो मैंने ओल्ड टू न्यू के लिए रिकॉर्ड किया था, और टीडीएस टीसीएस का भी रिवीजन हम इसमें अभी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो उसका ही यहाँ पे हम रिवीजन वीडियो लेंगे। पर आपने ये वीडियो एंड तक जरूर कर लेना है, आपका सच में कहता हूँ बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, यस और नो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे दोनों टॉपिक्स के यहाँ पे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और टीडीएस और टीसीएस। चलिए, अब मैं यहाँ पे ये चार्ट का फ्लो थोड़ा आपको कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंट्स रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो सारे रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, उनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ओके जीएसटी के हिसाब से कैसे मेंटेन करना है, ओके ये मैं आपको बताऊंगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन में उन्होंने एम्फोसाइज किया है वेयर हाउस कीपर। अगर आपका गुड्स वेयर हाउस में रखा है, किसी के वेयर हाउस में रखा है, तो जो गोडाउन है या वेयर हाउस है, ओके उनको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। और ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो ट्रांसपोर्टर को कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
इसलिए उन्होंने इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया कि अगर आप जीएसटी के रजिस्टर पर्सन हो तो आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, और आप जीएसटी के रजिस्टर पर्सन नहीं, आप स्पेशली वेयरहाउस ओनर हो या ट्रांसपोर्टर हो, आप वेयर मतलब आपके वेयरहाउस में गुड्स रखा गया है, ओके, वेयरहाउस में गुड्स रखा गया है या आप ट्रांसपोर्टर हो गुड्स के, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है। नाउ पहली बात करते हैं रजिस्टर पर्सन। रजिस्टर पर्सन में जनरल रिकॉर्ड्स क्या है और बाद में स्पेशल रिकॉर्ड्स क्या है। ओके, जनरल रिकॉर्ड और यहां कनेक्ट कर देना स्पेशल रिकॉर्ड्स क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको जीएसटी के हिसाब से कौन से जनरल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्योंकि हमारा जीएसटी ऑफिसर जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा तो वो जीएसटी के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स पर ज्यादा एम्फसाइज करेगा। तो जीएसटी के हिसाब से आपको कौन कौन से रिकॉर्ड जनरली सबको मेंटेन करने पड़ेंगे और कुछ लोगों को क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ अब आते हैं जनरल रिकॉर्ड्स पे। जनरली सेक्शन 35(1) कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या, आरईजी 01 फॉर्म फाइल करते वक्त आपकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने बताई होगी वहां सबके रिकॉर्ड्स तो होने ही चाहिए, साथ साथ में जो भी आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताई हुई है तो उस ब्रांच का रिकॉर्ड्स उस ब्रांच में होना चाहिए। मतलब आपके रिकॉर्ड्स जो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, आई रिपीट, जो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है वहां आपके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, दूसरे जगह आप मेंटेन नहीं कर सकते। जो आपने आरईजी 01 में जिसके एड्रेस नहीं बताया है, जिसके मैपिंग आपने नहीं की है। दूसरा, बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस डीम टू बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। इस पॉइंट को समझ लो। अगर कोई बुक्स आपके कोई ऐसे प्लेस पे मिल गई, घर पे मिल गई जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है, या कोई ऐसे प्लेस पे मिल गई जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है, कोई डायरी मिल गई जिसपे आपने हाथ से लिखा हुआ था, कुछ गड़बड़ हाथ से लिखा हुआ था, तो ऐसे कोई बुक्स जो अनरजिस्टर्ड प्लेस पे मिल गया, कोई डायरी मिल गई, कोई आपका डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो भी आपका माना जाएगा अगर आपके घर पे मिला या आपके इस पे मिला। अभी बहुत सी बार लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई आपको समझ लो इन्वेस्टिगेशन हुआ, रेड हुआ, स्क्रूटीनी हो गई और मेरे घर पे डायरी हो गई, पता नहीं किसने डाली, ओके, कोई डाल के चले गया डायरी, मेरे घर पे फेंक दी थी, वो आ गई, आपको दिख गई क्या? ओके, तो ऐसे केस में आप ऐसे नहीं बच सकते कि ओके नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता किसने ये डायरी डाली है, किसने लिखा हुआ है, नहीं। जो भी डायरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स ओके आपके अनरजिस्टर्ड प्लेस पे मिलेंगे वो भी आपके माने जाएंगे और डिपार्टमेंट उसके बेस पर एक्शन आपके अगेंस्ट में ओके ले सकता है ना। हाँ, अब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस आपका वेयरहाउस होगा, आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा या कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस होगा। एक मंदिर वाला एग्जांपल दिया था जहां आप रेड कलर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा और वहां आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 35(1) कहता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। नॉर्मली आपको किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, सभी को जो रजिस्टर्ड पर्सन है किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो ये लर्न ही करना पड़ेगा, कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी लर्न करना है, बस ये चार्ट हेल्प करेगा आपको लर्न करने में, अरेंज करने में आपको ये हेल्प करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका स्टॉक क्या है गुड्स का, इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, और आउटपुट टैक्स पेड और पेबल। तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, स्टॉक कितना है, कितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को दिया, इसके क्लियर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां याद रखो, और वो क्या, ओके, ये जो स्टॉक है और आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, ओके, ये अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और आप कितना टैक्स दे रहे हो उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अगर कंपोजिशन स्कीम होगा तो कौन से दो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, एक स्टॉक ऑफ द गुड्स और आउटपुट टैक्स पेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम जो आउटपुट टैक्स पे करता है वो टर्नओवर बेसिस पे करता है। ओके, तो उसके स्टॉक कितना है और क्या है उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आईटीसी अवेल एंड अदर पर्टिकुलर्स, ये बेसिक रिकॉर्ड्स है, यानी जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करने आएगा तो ये आपके बेसिक रिकॉर्ड्स देखेगा, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देखेगा, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई के रिकॉर्ड्स देखेगा, गुड्स का स्टॉक देखेगा, आउटपुट टैक्स कितना पे किया और कितना पेएबल है और उसमें से कितना पे किया ये देखेगा, कितना आईटीसी अवेल किया और अदर पर्टिकुलर्स कितना अवेल किया ये देखेगा। इसमें से दो रिकॉर्ड्स जो है अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। गुड्स केप्ट एट अदर देन डिक्लेयर्ड लोकेशन डीम्ड एज अ सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयरऑन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके गुड्स
रजिस्टर्ड प्लेस पे नहीं है, वेयर हाउस में नहीं है जो रजिस्टर्ड है, गोडाउन में नहीं है जो रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री है, शॉप है, आपकी गुड्स रजिस्टर्ड प्लेस में नहीं है, मे बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो गुड्स कहीं और दिख गए जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाई साहब अगर आपके गुड्स कोई ऐसे प्लेस पे दिख गए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इमीडिएट उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपने रिमूव कर दिया, इमीडिएट सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब बेटा एक ऐसी गलती मेरे क्लाइंट से हुई थी, उसने क्या किया कि यहाँ पे गोडाउन में गुड्स रखना था, अब गोडाउन में गुड्स रखना था तो उसने, ओके, गोडाउन में ऑलरेडी बहुत स्टॉक था, गोडाउन फुल था, तो उसको उसने फिनिश गुड्स बनाया और गोडाउन फुल था, तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, उसकी एक दूसरी प्लेस थी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उसने टेम्परेरी वहां रख दिया, उसने बोला ओके ट्रांसपोर्टर को अभी का वहां रख दे, फिर गोडाउन में डाल देंगे, ओके वेयर हाउस में डाल देंगे जो रजिस्टर्ड है। तो अब क्या हुआ कि इसने दूसरे प्लेस पर अपना स्टॉक रख दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, और इसका बैड लक देखो, दूसरे दिन मॉर्निंग में जीएसटी डिपार्टमेंट का स्क्रूटिनी हो गया, और जब दूसरे दिन मॉर्निंग में जीएसटी डिपार्टमेंट का स्क्रूटिनी हो गया तो उन्होंने स्टॉक गिना, जब स्टॉक रिकॉर्ड्स देखे और स्टॉक गिना तो पता चला कि इसने कुछ स्टॉक ऐसे प्लेस पे रखा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। डिपार्टमेंट ने भाई साहब कहा ये जो स्टॉक तूने गोडाउन में रखना था वो गोडाउन में नहीं रखा, दूसरे तूने अदर प्लेस पे रखा, तो इमीडिएटली तुझे ये सप्लाई मान के टैक्स देना पड़ेगा, और उसके ऊपर तो पेनल्टी भी लगा दी थी। तो ये ख्याल रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक गुड्स का हमें हमारे रजिस्टर्ड प्लेस पे ही रखना अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आप दूसरे प्लेस पे रखोगे तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ये समझा? क्या समझा होगा तो वन टाइप करो। तो इस टाइप के बेसिक अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। कुछ रिकॉर्ड्स है डॉक्यूमेंट्स, ओके, रिकॉर्ड्स है डॉक्यूमेंट्स में देखो जो रूल के थ्रू दिए हैं। अगर आपका इंपोर्ट हुआ होगा तो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होगे तो उसके भी सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम, अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया होगा, अलॉन्ग विथ अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइसेस, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और वाउचर्स, ये सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे आपके रिकॉर्ड्स में। आरसीएम के पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स, इनवॉइस सारे संभाल के रखने पड़ेंगे, उसमें रिवाइज इनवॉइस होगे तो रिवाइज इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट चालान, सारी चालान, रूल 55 की चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर्स में तीनों वाउचर्स, यहाँ पे रिसीव वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, वो सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। एडवांस रिसीव हुआ होगा तो पेड और एडजस्टेड, जो एडवांस रिसीव हुआ उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, उसमें से कितना एडजस्ट हो गया उसके रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। Required to keep a particulars of name and complete address of supplier, recipient and premises where goods are stored. और डिटेल एड्रेस के साथ आपके सप्लायर की डिटेल्स, आपके क्लाइंट्स की डिटेल और कहाँ गुड्स स्टोर किए उसकी डिटेल्स। तो ये आपके बेसिक रिकॉर्ड है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको ये सेक्शन के हिसाब से ये अकाउंट्स और रूल के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। लर्न करना पड़ेगा, थेरी है। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मैं थ्योरेटिकल चैप्टर को चार्ट में अरेंज करके दे रहा हूँ, अगर आप ये चार्ट भी पढ़ लो तो इनफ है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा दिस चार्ट इज इनफ इनफ इनफ, ओके, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुए बेसिक रिकॉर्ड जो आपको मेंटेन करने हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस में एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो स्पेशल केसेस में यहाँ लिख दो एडिशनल रिकॉर्ड्स, आपको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं स्पेशल केसेस। तो ये कौन सी स्पेशल केसेस है जहां एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन? अब एडिशनल मतलब ये तो करने ही पड़ेंगे जो जो आपको अप्लीकेबल है, इन एडिशन टू दिस आपको और कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। तो टोटल ऐसी उन्होंने 5 स्पेशल केसेस दिए, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 5 स्पेशल केसेस में आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। नाउ पहला रूल 56(11) के हिसाब से, ओके, अब यहां पे रूल रिगार्ड टू मेंटेन बाय एजेंट, एजेंट के लिए मतलब अगर आपको याद होगा तो एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है या खुद का नहीं बना रहा है, जो भी एजेंट होगा और आपका सप्लाई एजेंट के थ्रू होगा, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 कुछ याद होगा तो उसके लिए एजेंट को कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और यहाँ पी का मतलब एवरी प्रिंसिपल, पी का मतलब एवरी प्रिंसिपल, ठीक है। देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई द गुड्स। नाउ प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप गुड्स रिसीव कर रहे हो या प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहे हो तो उसका ऑथराइजेशन लेटर प्रिंसिपल से लेना पड़ेगा। तो जब एजेंट की कोई चेकिंग होगी, स्क्रूटिनी होगी, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये सवाल पूछ सकता है कि तू प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है। हाँ, तो अगर तू प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है तो तेरे पास ऑथराइजेशन है क्या? ईच प्रिंसिपल का, समझ लो तू 2-3 प्रिंसिपल के माल बेच रहा है, तेरे पास चॉकलेट की एजेंसी है,
तेरे पास ओके अलग अलग कंपनी की चॉकलेट्स हैं, तो तू चॉकलेट की एजेंसी होगी और 2-3 कंपनी की चॉकलेट्स की एजेंसी तेरे पास होगी, तो सारे प्रिंसिपल्स के ऑथराइजेशन गुड्स लेने के और सप्लाई करने के तेरे पास होने चाहिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना गुड्स मिला उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी स्पेशल टू रिकॉर्ड पूरा डिटेल में देगा। कौन कौन किसे गुड्स उन्हें प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिए बेचने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन वैल्यू और क्वांटिटी पूरा देगा। डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन, रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन एंड सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन। तूने कितना माल प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिया उसकी तीनों डिटेल पूरी देना पड़ेगा, कितना माल बेचा प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसकी डिटेल, और ये ईच प्रिंसिपल वाइज देना पड़ेगा। यानी हर प्रिंसिपल का अलग अलग शीट तेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। तेरे पास चॉकलेट की एजेंसी है, तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, पार्ले की एजेंसी है, कोका कोला की एजेंसी है, और किसी डेयरी मिल्क की एजेंसी है, तो जो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे तू चॉकलेट बेच रहा है उसका हर ईच प्रिंसिपल के ये रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू पी, तो ओके टाइम टू टाइम तू प्रिंसिपल को रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है कि कितना माल बेचा वगैरह, तो उसकी डिटेल्स तेरे को देनी पड़ेगी। एंड टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब क्या, अगर तू ओन इनवॉइस दिया दे रहा होगा तो तूने टैक्स दिया है, या तूने ओके स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लग के आया होगा, स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लग के आया होगा तो उसका, तो तूने स्टॉक ट्रांसफर पे जो जीएसटी लग के आया उसका टैक्स, या तूने जो टैक्स दिया होगा उसकी सारी डिटेल्स तुझे मेंटेन करना पड़ेगा। ये समझा क्या? समझने में आसान है और कोई स्पेशल नहीं है। एजेंट को ये इन एडिशन टू बेसिक रिकॉर्ड्स ऊपर जो दिए गए ये एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। समझा होगा तो फटाफट ए टाइप करो। दूसरा सेकंड, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को एडिशनल रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करना है, समझा होगा तो फटाफट ए टाइप करो। मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना है? मंथली प्रोडक्शन अकाउंट, हाँ ये मंथली हाईलाइट करो, ओके मंथली को हाईलाइट करो। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटी ऑफ आरएम, आरएम मतलब रॉ मटेरियल और सर्विस यूज इन द मैन्युफैक्चर। नाउ मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन अकाउंट मंथली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें क्लियर मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितना सर्विस यूज की इन प्रोडक्शन, और मंथली बेसिस पे। एक केस स्टडी बताऊंगा। ओके पुणे की एक कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, छोटी थी, और लॉ कहता है कि मंथली बेसिस पे कितना रॉ मटेरियल कितनी सर्विस आपको मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हो गया और वो अकाउंटेंट 3 महीने छुट्टी पे रहा, इसलिए इनका मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स तैयार नहीं हुआ था, कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितनी सर्विस यूज। इन बिटवीन डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी हो गई। डिपार्टमेंट ने देखा कि अरे भाई साहब 3 महीने से तो इन्होंने कोई अकाउंट ही मेंटेन नहीं किया है मंथली बेसिस पे, जबकि लॉ कहता है कि मंथली बेसिस पे मेंटेन करना है, और 3 महीने से इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया, तो ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है ओके बुलाया गया ओनर को कि भाई ये क्या है, ये क्या है, कोई एंट्री नहीं है 3 महीने से, ये तुम्हारे रिकॉर्ड में ना रॉ मटेरियल ना सर्विस कोई नहीं है, क्या क्या किया है ये नालायक। ओके लॉ जब मंथली कहता है तो मंथली हम तुम्हारे पे अब पेनल्टी लगा देंगे, देख लेना आप, तुमने पेनल्टी लगा। उसने कहा कि सर मेरा अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है मुझे मंथली बेसिस पे मेंटेन करना है, पर अब अकाउंटेंट वो 3 महीने से छुट्टी पे। भाई तुम्हारे अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं क्या करूँ, दूसरा अकाउंटेंट लगा, लॉ फॉलो कर। तो ऐसे केस में इस बंदे पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी। वो अपील में गया और अपील में फिर कोर्ट ने उसको रियायत दी कि ठीक है जुनैन केस है इसलिए पेनल्टी नहीं लगेगी, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। लेकिन डिपार्टमेंट ये जरूर देखेगा कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसके बाद में ओके क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तुमने कितना फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया, कितना वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, वो सारे रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चर को मेंटेन करने पड़ेंगे। भाई ये समझा क्या मैन्युफैक्चर का? अगर मैन्युफैक्चर का समझा होगा तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है जोर से एम टाइप करो, जोर से एम टाइप करो, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर को एडिशनल रिकॉर्ड है। नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। हाँ आप सर्विस के सप्लायर हो तो ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे जो जो आपको अप्लीकेबल है, ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ ये तो बेसिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, साथ साथ में क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस में कितने गुड्स यूज किए जा रहे हैं, ओके सर्विस में गुड्स कितने यूज किए जा रहे हैं उसके रिकॉर्ड। समझ लो मैं यहाँ ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं कितने इनपुट्स यूज कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स यूज कर रहा हूँ, उसकी क्वांटिटी वाइज पूरी डिटेल मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी।
डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूज एंड डिटेल्स ऑफ सर्विस सप्लाइड, इसके क्लियर रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। कितनी इनपुट सर्विस यूज की, कितनी आउटपुट सर्विस प्रोवाइड की, ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। ये था सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। नाउ आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ याद करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिए होगे तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। समझ लो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, तो कौन से बिल्डर का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसका नेम, ओके, उसका कंप्लीट एड्रेस, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज। मैंने 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, चारों बिल्डर के लिए है, तो हर बिल्डर की डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोजेक्ट के लिए कितने इनपुट्स मिले, उसका कंप्लीट डिटेल्स, वैल्यू, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कितनी क्वांटिटी मिली, गुड्स और सर्विस रिसीव हुई। तो आपको रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला है, तो आप कंबाइन नहीं मेंटेन कर सकते हो। हर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस यूटिलाइज फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके अगर 10 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है, जैसे एल के यहाँ पे 150 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है, तो 150 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, कितना गुड्स सर्विस रिसीव हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कितना आपको पेमेंट मिला, कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने से ज्यादा होगा, तो इवेंट कब कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि इवेंट वाइज आपका टीओएस आएगा। आपको याद होगा इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ड्यू डेट वाइज टीओएस आएगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो आपको पेमेंट कैसे कैसे मिला, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर। ओके, तो ये जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज याद रखना, आ सकता है एग्जाम में कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हम कंबाइन सबका मेंटेन कर सकते हैं क्या, नहीं, आपको सारी डिटेल ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। समझा होगा तो WC टाइप करो, समझा होगा तो WC टाइप करो। ओके, ये सब लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। अब बेटा थ्योरी में कुछ तो लर्न करना पड़ेगा ना। ओके, कैसा, मैंने ऑलरेडी चार्ट में बहुत सिंप्लीफाई करके दिया, अब ये भी नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दो, फिर सीए छोड़ दो। क्यों करते हो, छोड़ ही दो ना फिर आप। मैं तो कहूँगा कि जो मैंने बुक में थ्योरी दी उससे ज्यादा इतना तो पढ़ लो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में, ये भी नहीं पढ़ोगे तो क्या। और हर चीज में ऐसी आदत मत लगाओ, मेमोरी टेक्निक एंड चार्ट एंड उसमें भी ये कुछ चीजें तो आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी। और लास्ट, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय C&F एजेंट। C&F एजेंट मतलब लिख दो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट अरविंद, लिमिट में रहो बेटा। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछना और उस पर टाइम पास करना, ऐसा मत करो। छोड़ दो तो छोड़ दो, फिर यहाँ पे डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ठीक है। आखिरी लेक्चर में नाराज मत करो यार। और ये तो नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, तो इस पे तो 2-3 मार्क का आएगा ही आएगा, आएगा ही, क्योंकि आपके अटेम्प्ट के लिए नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, 2-3 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। अब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स क्या होता है, ये क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं, जैसे मारुति के, ओके, फैक्ट्री से माल उठाते, क्लियर करते हैं और उनके सारे कस्टमर को बांटते हैं। ओके, पूरा पूरा मेंटेन करके देते हैं आपको, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ माल बनाओ, आपका माल उठाया जाएगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटर किसको किसको देना है ये बता दो, और सारे उनके बायर को माल पहुंचा दिया जाता है। उनको कहा जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है, उसको कहा जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब समझ लो मारुति उद्योग लिमिटेड है, इनके कार उठाते हैं, जो इनके दुनिया पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर में कार पहुंचा देते हैं, पूरा मैनेजमेंट ये करते हैं, उनको क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहा जाता है। तो अगर वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा तो वो सिचुएशन में वो प्रॉपर ओके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जो जो गुड्स उसने हैंडल किया, एंड प्रोड्यूस द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ये 5 केसेस है जहां कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। चलो, कौन कौन सी केसेस है मेरे साथ बताओ। एजेंट, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ एक्स्ट्रा, ये तो ऑलरेडी मैंने समराइज करके दे दिया है आपको, या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होगा तो ये यहाँ पे, और लास्ट C&F एजेंट, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा। ओके, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, तो
वो क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है इस तरह से यहाँ हैंडल होगा। चलो 1 मिनट, कोई टाइम पास मत करो बेटा। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना। ये तो हुए आपके बेसिक रिकॉर्ड और ये एडिशनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो लेकिन आपके वेयर हाउस में गुड्स रखा जा रहा है विदाउट टैक्स, या आप ट्रांसपोर्टर हो, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है। सबसे पहले देखते हैं, ओके, ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस कीपर। ठीक है, ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस कीपर, आपकी क्या जिम्मेदारी है? समझ लो गोडाउन कीपर और वेयर हाउस कीपर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास जीएसटी नंबर है। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसके वेयर हाउस में अगर गुड्स रखा गया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो उसे यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ओके, ख्याल रहे। अगर वेयर हाउस कीपर रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वेयर हाउस कीपर अनरजिस्टर्ड है तो उसे एक स्पेशल नंबर लेना पड़ता है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। तो वो अपने वेयर हाउस में ऐसे गुड्स रख सकता है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया गया हो, क्योंकि अभी तक वो सप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो वो क्या कहते हैं। shall maintain a record of the consigner, consignee and other relevant details of the goods as such may be prescribed। मतलब ये वेयर हाउस कीपर जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे जिसमें कंसाइनर कौन है, किसका माल है, किसको देना है, और अदर डिटेल जो नीचे दी गई है, अदर डिटेल जो नीचे दी गई है, इनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स वेयर हाउस कीपर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब कौन सी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? यहाँ पे मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्स इन अ वेयर हाउस। तो कितने पीरियड तक वो गुड्स वेयर हाउस में रहेगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए। पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट एंड रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। कितना गुड्स डिस्पैच हुआ, कितना गुड्स रिसीव हुआ, कितना गुड्स डिस्पोज हुआ, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये हर कंसाइनर और कंसाइनी वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, हर कंसाइनर और कंसाइनी वाइज इनको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, वेयर हाउस कीपर करता क्या है यार, तेरी से ज्यादा इमेजिन करो। गुड्स आता है, हर कंसाइनर का गुड्स आता है, एक कितना गुड्स आया, कितना मूव हुआ, कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज हुआ, कितने पीरियड तक वेयर हाउस में रहेगा, कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, दैट्स ऑल। ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद में स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज और ओनर वाइज एंड शैल फैसिलिटेट फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन डिमांड। अब वो क्या करेंगे कि जब वेयरहाउस में गुड्स को अरेंज करेंगे, इमेजिन द वेयरहाउस में गुड्स को अरेंज करेंगे तो बराबर आइटम वाइज अरेंज करना पड़ेगा। हर आइटम प्रॉपर सही जगह, सारे एक टाइप के आइटम्स अलग सेक्शन में रखने पड़ेंगे। ओनर वाइज अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएगा तो वो ऐसा नहीं बोल सकता ये गुड्स यहाँ रखा गया, वो गुड्स वहां रखा गया, ऐसा नहीं बोल सकता। उसको आइटम वाइज और ओनर वाइज वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को क्या लाइबिलिटी है? अगर वो रजिस्टर्ड होगा और अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड होगा तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेगा। ओके, अनरजिस्टर्ड होगा तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेगा। ओके, और वो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है जिसके ऊपर जीएसटी ना दिया हो। अब ट्रांसपोर्टर को क्या जिम्मेदारियां हैं? shall maintain the records of the consigner, consignee and other relevant details of the goods in such a manner as prescribed। ओके, तो ये जो है, देखो मैं आपको बता दूं, थ्योरी है, इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो, ना मेरी बात सुन रहे हो, ना यहाँ पे ओके मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट टाइम पास कर रहे हैं, ना अभी मेरी बात सुन रहे हैं, और बाद में पढ़ने में उतना ही टाइम वेस्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान दे दिया तो मेरे साथ ही हो जाएगा ना। नहीं तो फिर एक काम करो, लेक्चर रोक दो, अभी क्यों टाइम वेस्ट, रोक दो, बाद में फ्रेश मूड में देख लेना, क्यों टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में कंसाइनर और कंसाइनी, ओके, ट्रांसपोर्टर को भी ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कौन से कंसाइनर का गुड्स लेके जा रहा है, किसके लिए लेके जा रहा है, कंसाइनी के लिए, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरा, also such records as mentioned in rule shall maintain the records of goods transported, delivered, goods stored in a transit by him along with, मतलब इनको पूरे रिकॉर्ड्स के कौन से गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसको किसको डिलीवर्ड किए उसके रिकॉर्ड्स, इन बिटवीन ट्रांजिट में स्टोर किए होंगे तो उसके रिकॉर्ड्स। दूसरा, ओके, जीएसटी ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर द ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, और जो कंसाइनर और कंसाइनी उनके जीएसटी नंबर भी उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी किसी ट्रांसपोर्टर का ट्रक रास्ते में पकड़ा गया तो वो ट्रक के पास ये सारे रिकॉर्ड्स डिटेल होनी चाहिए, कौन सा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसको डिलीवर्ड होने वाला है,
कहाँ स्टोर किया हुआ है, सप्लायर का जीएसटीन क्या है, रिसिपिएंट का जीएसटीन क्या है, वो ट्रांसपोर्टर के पास ये रिकॉर्ड होने चाहिए। और नेक्स्ट, इफ ट्रांसपोर्ट इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी में अप्लाई फॉर यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर फॉर ईडब्ल्यूबी। ईडब्ल्यूबी मतलब लिख दो ई वे बिल। ई वे बिल, ये मैं आपको ये वाला पॉइंट मैं ई वे बिल में पढ़ाऊंगा। ओके, ई वे बिल में उसको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये तो देखा हमने, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो किस टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। ओके, जनरल रिकॉर्ड्स तो याद करके जाना, एटलीस्ट जनरल रिकॉर्ड याद करके जाना। स्पेशल रिकॉर्ड एजेंट एक इंपॉर्टेंट है जिसका याद करके जाना। तो स्पेशल रिकॉर्ड्स में आपको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आपका वेयरहाउस है, आप रजिस्टर्ड हो तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड हो तो आपके वेयरहाउस के लिए आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और इस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आपको यूनिक, अनरजिस्टर्ड हो तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और इस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने जाना पड़ेगा। इतना एक पेज तो भी अच्छे से लर्न करके जाना। नाउ अब लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। ओके, आप जो अकाउंट मेंटेन करोगे, नीचे आ जाओ, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगे, यानी आप टैली में, कंप्यूटर में ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, जिसका आपको प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा। रिकॉर्ड टू बी प्रोड्यूस टू ऑफिसर ऑन डिमांड अलॉन्ग विथ फाइल एंड पासवर्ड। जब भी ऑफिसर मांगेगा तो आपको उसका फाइल और पासवर्ड देना पड़ेगा। नो एंट्री टू बी इरेज और रिटर्न, रिकॉर्ड में ऐसी स्क्रैचेस वगैरह इरेज नहीं होना चाहिए। एंड आपके रिकॉर्ड सीरियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये आपके रिकॉर्ड के बारे में आपको ख्याल रखना है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, बैकअप प्रॉपर हो। अगर उसको कोई पासवर्ड फाइल होगा तो ऑफिसर को प्रोवाइड करो। अगर रिकॉर्ड में मैनुअल हो गए तो इरेज और ऑन और रिटर्न नहीं होने चाहिए और सीरियली नंबर होने चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ओके आपको पढ़ के जाना है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप ऊपर दिए गए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाए तो नॉन अकाउंटेड गुड्स एंड सर्विस रिगार्डेड एज अ डीम सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयर ऑन। प्रॉपर बैकअप मतलब नालायक हार्ड डिस्क पे बैकअप रखना चाहिए या सर्वर पे बैकअप रखना चाहिए। इतना नहीं समझ में आता है, बैकअप रखना चाहिए मतलब हार्ड डिस्क पे, सर्वर पे बैकअप रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे चलिए, तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए तो जो गुड्स रिकॉर्ड्स में नहीं ऐड किए हैं वो सप्लाई माना जाएगा, टैक्स भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी लगेगी। और सेक्शन 73 74 अप्लाई होगा जिसके अंडर में आपको पेनल्टी लगेगी। ओके, लास्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। सर रिकॉर्ड्स कितने दिन तक संभाल के रखने पड़ेंगे। ओके, रिकॉर्ड्स कितने दिन तक संभाल के रखने पड़ेंगे, तो आपको टिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। आपका अब देखो, आपको कितने दिन तक संभाल के रखना है, समझ लो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 24। आपका एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 24। तो वहां से 72 मंथ्स, यानी जो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का डेट होगा, ड्यू डेट होगा, ओके 31 दिसंबर, वहां से 72 मंथ्स तक आपको इस फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। मतलब लगभग 6 ईयर्स, 6 साल तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ सकते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बराबर पढ़ के जाना। टिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। उसके बाद में इफ सब्जेक्ट मैटर इज फॉर अपील, रिवीजन, रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ। अगर आपने कोई अपील फाइल की होगी या रिवीजन होगा, रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ 1 ईयर ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील या 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न व्हिच इज लेटर। हाँ, अगर आपने अपील फाइल की होगी तो जिस दिन अपील का डिसीजन आया उसके बाद 1 ईयर या 72 मंथ्स व्हिच एवर इज लेटर। मतलब ये हुआ कि आप मतलब आपके अगर 72 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे और उसके पहले आपने अपील फाइल की होगी तो फिर पूरे 72 मंथ संभाल के रखना पड़ेगा। या फिर 72 मंथ्स फाइल कंप्लीट हो गए होंगे और आपका अपील अपील का डिसीजन आया होगा, तो जिस दिन अपील का डिसीजन आया और आपको 1 ईयर, और आपको 1 ईयर जिस दिन डिसीजन आया वहां से 1 ईयर एक्स्ट्रा और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आपके अगर 72 मंथ्स या 1 ईयर विच एवर इज लेटर होगा, ओके, वो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो भाई ये लर्न करके जाना है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कवर होता है यहाँ पे। और ये चैप्टर जो है रजिस्टर पर्सन
ओके, वेयर हाउस कीपर को तो ये चैप्टर चार्ट से ही पढ़ना है। नॉर्मल रिकॉर्ड्स एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाएगा। नॉर्मल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, स्पेशल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, वेयर हाउस कीपर को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ट्रांसपोर्टर को कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कितने साल तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस तरह से हमने ये चैप्टर देखा, और ये चैप्टर था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो चार्ट फॉर्म में हमने देखा। यस और नो, अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आएगा और ये चार्ट देख के मजा आया होगा तो एमजेड टाइप करो। भाई साहब, जब थेरी पढ़ोगा ना तो आप बोलोगे सर आपने चार्ट बना के थैंक यू अच्छा किया। ओके, थेरी बोर नहीं होगी, क्योंकि अब देखो चार्ट से हो गया, मैपिंग बन गया। अब थेरी पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चार्ट इनफ है। चलो यहाँ पे चलिए बेटा, तो हम रिवाइज कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस। ये जो है चार्ट आपको आपके लॉगिन में दिया हुआ है। तो बेटा ये जो आपको चार्ट है आपके लॉगिन में दिया हुआ है। आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है तो ये मैंने हमारे रिवीजन सेशन में फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 51 और सेक्शन 52। तो सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 51 के फटाफट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 51? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है यहाँ पे वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन बाय गवर्नमेंट। और ये नोटिफाइड पर्सन में कौन आते हैं, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये नोटिफाइड पर्सन में अगर मैं आपको बता दूं तो ओके, अथॉरिटी, बोर्ड और अदर बॉडी सेटअप विथ 51% इक्विटी कंसर्न विद द गवर्नमेंट, जिसमें ये जो अथॉरिटी सेटअप की होगी कोई भी एक्ट में या एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज़्यादा है। सोसाइटी रजिस्टर्ड और एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और पीएसयू। तो इतने लोग जो है यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, और वो पॉइंट ये याद रखना है कि अगर ये जो भी डिपार्टमेंट यहाँ नोटिफाई किए, एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को या एक नोटिफाइड पर्सन दूसरे नोटिफाइड पर्सन को यहाँ पे सप्लाई करता है तो वो केस में यहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो चलिए, तो ये हमने देखा कि टीडीएस कौन से केस में डिडक्ट किया जाता है। दूसरा फिर सवाल यहाँ आता है टीडीएस रेट क्या होगा। तो टीडीएस रेट बेटा 2% है, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। और ये टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा? जब टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइड एक्सीड्स 2,50,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2,50,000 के ऊपर है तो वो सिचुएशन में टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। तो हमें वैल्यू देखना है, वैल्यू एक्सक्लूड जीएसटी, यानी जीएसटी छोड़ के जो वैल्यू आएगी एज पर सेक्शन 15 वो वैल्यू लेना है। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के ऊपर होगा तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नो डाउट टीडीएस आपका जो डिडक्ट होगा वो जो पेमेंट कितना हुआ या क्रेडिटेड टू सप्लायर उसके बेस पे होगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 का है, सॉरी 3 लाख का है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में आप 3 इनवॉइस बना रहे हो। इनवॉइस 1 1 लाख का, इनवॉइस 2 50,000 का, इनवॉइस 3 बाकी रिमेनिंग अमाउंट का। तो वो केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है तो टीडीएस कट होगा। पर आपका टीडीएस जितना पेमेंट आ रहा है या जो आप इनवॉइस बना रहे हो ओके, उसके बेस पे यहाँ टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ओके, यानी आपके इनवॉइस का जो पेमेंट आ रहा है, जितना पेमेंट अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आपका टीडीएस नेक्स्ट मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होगा और नेक्स्ट मंथ के 10th तक आपका टीडीएस डिपॉजिट हो जाना चाहिए। डिडक्टर शैल फर्निश रिटर्न, और वो रिटर्न जीएसटीआर 7 में जाएगा। टीडीएस सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो जीएसटीआर 7A में इशू होगा। और यहाँ पे डिडक्टी कैन क्लेम अ क्रेडिट ऑफ टीडीएस इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब जो भी टीडीएस कट होता है वो यहाँ पे जिसका टीडीएस कट किया गया ओके, उसके कैश लेजर में जमा हो जाता है। जैसे समझ लो मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूँ और मैंने गवर्नमेंट को आइदर गुड सप्लाई किया होगा या सर्विस सप्लाई की होगी, दोनों केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। और वो केस में जैसे ही गवर्नमेंट मेरा टीडीएस डिडक्ट करता है मेरे कैश लेजर में ये डिपॉजिट कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में एक्सेस और इरोनियस डिडक्शन ऑफ टीडीएस, मतलब अगर गवर्नमेंट ने मेरा एक्सेस टीडीएस डिडक्ट कर दिया या इरोनियस टीडीएस डिडक्ट कर दिया, जिसका टीडीएस उसने डिडक्ट नहीं करना चाहिए था, तो गवर्नमेंट को उसका रिफंड मिल जाता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो टीडीएस यहाँ सप्लायर के कैश लेजर में आ चुका होगा तो फिर गवर्नमेंट को रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अब कैश लेजर में आ गया, तो यहाँ सप्लायर वो कैश लेजर का टीडीएस यूज कर लेता है, तो वो केस में गवर्नमेंट को रिफंड नहीं मिलता है। नेक्स्ट, डिडक्टर हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। टीडीएस का अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन लायबल हो जीएसटी में या ना हो, उनको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और अमाउंट इन डिफॉल्ट शैल बी डिटरमाइन एज पर सेक्शन 73-74। मतलब किसी रीजन की वजह से यहाँ पे टीडीएस का पेमेंट नहीं हुआ बाय डिडक्टी, तो वो केस में 73-74 की नोटिस तो आएगी और एज वेल एज सेक्शन 122 का भी पेनल्टी लगेगा। अगर आपको लिखना हो तो वो लिख सकते हो कि 122 का भी पेनल्टी लगेगा। नाउ एक लिस्ट मैंने बना के दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ के जाना। टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड इन फॉलोइंग केसेस। और पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सप्लायर इन स्टेट ए होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई इन स्टेट ए होगा, ओके, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा और रिसिपिएंट अदर स्टेट में होगा, तो वो केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, ओके, जैसे सप्लायर महाराष्ट्र का एग्जांपल और प्लेस ऑफ सप्लाई ही महाराष्ट्र में है और रिसिपिएंट समझ लो कर्नाटका का है, तो वो टीडीएस काटेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का लगता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टीडीएस वहां का रिसिपिएंट नहीं कट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एसजीएसटी महाराष्ट्र का है और रिसिपिएंट कर्नाटका का है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा या कोई भी होगा नोटिफाइड पर्सन, वो महाराष्ट्र का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सिचुएशन में टीडीएस की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। उसके यानी यहाँ ये केस में ओके रिसिपिएंट टीडीएस नहीं काटेगा। सेकंड, व्हेन रिसिपिएंट इज अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वो सिचुएशन में टीडीएस कट नहीं होगा। थर्ड, व्हेन टैक्स इज पेड अंडर आरसीएम, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टैक्स अगर आरसीएम में होगा तो आरसीएम में ओके मे बी गवर्नमेंट बॉडी क्यों ना हो, मतलब मैंने कोई ऐसी सर्विस सप्लाई कर दी गवर्नमेंट को ओके जो आरसीएम में और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन है या ओके, तो वो सिचुएशन में या सोसाइटी को प्रोवाइड कर दी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सोसाइटी या कोई बोर्ड या अथॉरिटी जिसमें 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक है, तो वो अगर आरसीएम में होगा दोस्तों, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा आरसीएम के पेमेंट के लिए। अगर पेमेंट मेड टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जीएसटी कंपेंसेशन से इसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एग्जम्प्टेड गुड्स और नील रेटेड गुड्स का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा और शेड्यूल 3 का कोई अगर सप्लाई होगा तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो बेटा ये जो है कौन कौन से केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से ये पढ़ के आपको जाना है। तो ये हमने देखा एक शॉर्ट डिस्कशन अबाउट क्या टीडीएस। उसके बाद में हम बात करते हैं टीसीएस की। आ जाओ फटाफट टीसीएस पे। ओके, मेन पॉइंट देख लेते हैं और फिर उसके सब पॉइंट्स यहाँ पे देख लेंगे। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ओके टैक्स एट सोर्स, यानी आपका टीसीएस कौन डिडक्ट करेगा? ईसीओ, जैसे अमेजोन हुआ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट हुआ। ओके, तो ये जो ईसीओ है जिनके थ्रू सप्लायर सेल कर रहा है इधर गुड्स या सर्विसेज, ओके, तो वो यहाँ पे टीसीएस कट करेंगे। ओके, बट वो ईसीओ एजेंट नहीं होने चाहिए। एजेंट नहीं होने को चाहिए मतलब क्या कि कंसिडरेशन उनके थ्रू आ रहा है। सुनना मतलब जो भी जिसने भी गुड्स बाय किया है वो पहले अमेजोन को पे कर रहा है और अमेजोन सप्लायर को पे कर रहा है और अमेजोन अपना कमीशन ले रहा है। तो टीसीएस कब कट होगा कि कलेक्शन उस ईसीओ के थ्रू हुआ, ओके, तो ही टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होगा। तो व्हेन कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय ईसीओ फॉर सप्लाईज मेड थ्रू इट, तो ही टीसीएस कट किया जाएगा। अगर ईसीओ जस्ट एजेंट है और वो कलेक्शन नहीं ले रहा है, वो सिर्फ दो पार्टी को ज्वाइन कर रहा है और डायरेक्ट पेमेंट अगर बायर सप्लायर को कर रहा है, वो ईसीओ के थ्रू यानी अमेजोन के थ्रू नहीं कर रहा है, तो वो केस में यहाँ पे टीसीएस नहीं काटा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एट व्हाट रेट, क्या रेट से टीसीएस डिडक्ट होगा? तो 1% से यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट होगा। बी केयरफुल, टीडीएस 2% से है, ओके, 1+1, तो यहाँ टीसीएस यहाँ 1% से। और टीसीएस सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी का भी टीसीएस कट किया जाएगा। ओके, ऑन व्हाट वैल्यू यहाँ पे टीसीएस कट होगा? तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय
अदर सप्लायर। अब नेट वैल्यू कैसे निकालना हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ओके नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज उसके ऊपर यहाँ टीसीएस कट होगा। तो टीडीएस और टीसीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ टीडीएस तब कट होगा जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर हो, पर यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ अगर मैं अमेजोन के थ्रू बेचता हूँ और मैं यहाँ पे 10,000 का भी माल बेचता हूँ, 10,000 तो छोड़ दो, 100 रुपए का भी माल बेचता हूँ, तो मेरा टीसीएस कट किया जाएगा। हाँ, वो उसकी नेट वैल्यू निकाली जाएगी और वो नेट वैल्यू कितनी होगी हम आगे डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग टीसीएस, तो टीसीएस जो है वो जो भी कट किया गया वो अगले महीने के 10 तारीख तक डिपॉजिट कर लेना चाहिए। और जो ये ईसीओ टीसीएस काट रहा है उसको मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 में अगले महीने के 10 तारीख तक देना पड़ेगा, और एनुअल स्टेटमेंट भी इनको देना पड़ता है, और एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर 9B में बिफोर 31 दिसंबर ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल उनको देना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकाला जाता है। नेट वैल्यू ऑफ taxable supply, aggregate value of taxable supplies other than services notified under 9(5) made during the month by all registered person through ECO minus aggregate value of taxable supplies returned to supplier during the month। अब मैं थोड़ा आपको ओके यहाँ पे इवन दो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन बोला गया है, लेकिन ये जो है सप्लायर वाइज निकाला जाता है। जैसे मैं अमेजोन के थ्रू बेच रहा हूं, तो मैंने इस मंथ में जो भी माल बेचा अमेजोन के थ्रू, ओके, जो 9(5) में कवर नहीं होता है सर्विसेज वगैरह, तो जो अदर देन 9(5) का सप्लाई किया और वो अमेजोन के थ्रू किया, और नेक्स्ट वो जो है अदर देन 9(5) का सप्लाई जो अमेजोन के थ्रू मैंने किया है, टोटल इस मंथ का क्या किया, माइनस इस मंथ में अगर मेरा कोई रिटर्न आया होगा तो वो रिटर्न भी कट किया जाता है, और जो नेट आया उस नेट वैल्यू पे मुझे यहाँ नेट वैल्यू पे ओके अमेजोन यानी ईसीओ मेरा टीसीएस कट करेगा। तो इस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है। Net value of taxable services okay, are calculated for each supplier separately on monthly basis. No TCS if net value is negative, यह हाईलाइट करना। अगर आपकी नेट वैल्यू निगेटिव है या नील है तो टीसीएस नहीं कट होगा। अब ये निगेटिव कैसे होगी कि हो सकता है कि मैंने इस मंथ में अमेजोन के थ्रू जो गुड्स बेचा या सर्विसेज दी वो यहाँ पे 50,000 की है, लेकिन मेरा रिटर्न जो आया वो 70,000 का है, तो वैल्यू निगेटिव हो गई या नील हो गई, तो वो केस में यहाँ पे टीसीएस कट नहीं होगा। सीबीएसई एक क्लैरिफिकेशन टी बोर्ड के लिए था। ओके, टी बोर्ड के थ्रू ओके जो भी प्रोड्यूसर यानी सेलर बेचते हैं उनका भी टीसीएस नेट वैल्यू पे डिडक्ट होगा, और जो टी बोर्ड पे ऑक्शनियर होते हैं उनका भी एज अ ब्रोकरेज चार्जेस पे टीसीएस कट किया जाएगा, क्योंकि टी बोर्ड ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी रहेगी। सम केसेस वेयर टीसीएस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important। देखो, if supplier of service is not liable for registration, ECO is not required to collect tax at source on supplies made through it। मतलब क्या है कि यस सेक्शन 24 पढ़ते हो तो सेक्शन 24 में ओके जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, ध्यान सुनना, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है और वो ECO के थ्रू बेच रहा है, तो सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और उसका टीसीएस ECO काटेगा, लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विस को पूरा थ्रेशोल्ड 20 लाख का मिलता है। तो ऐसा कोई सप्लायर ऑफ सर्विस है जो ECO के थ्रू सर्विसेज दे रहा है, जैसे यहाँ पे ओके एग्जाम्पल लो कि मैं ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दे रहा हूँ और ECO के थ्रू दे रहा हूँ, ओके, तो वो सिचुएशन में अगर मैं नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड होगा क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड ले रहा हूँ, तो वो केस में मेरा टीसीएस कट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका एग्जाम सप्लाई होगा तो टीसीएस कट नहीं होगा। तीसरा, ऑन सप्लाईज मेड बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, नो डाउट कंपोजिशन स्कीम होगी तो टीसीएस कट नहीं होगा, ये हमने सेक्शन 10(2) में देखा है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज इट कवर अंडर क्या, आरसीएम। ओके, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो आरसीएम में आती है, साथ साथ में ओके यस वैसे तो ECO आरसीएम में आता ही नहीं क्योंकि ECO इज नॉट अ रिसिपिएंट, लेकिन कोई इंपोर्ट और गुड्स सर्विसेज ECO के थ्रू इंपोर्ट की गई तो वो केस में यहाँ पे टीसीएस कट नहीं होगा। नाउ okay 9(5) के ECO exception to service notified under section 9(5) where TCS provisions are applicable to ECO, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी सर्विसेज जो 9(5) में है पर वहां पे टीसीएस कट हो सकता है, कौन सा, रेंटिंग ऑफ अकोमोडेशन बाय होटल हु इज लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22। अब थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो, और वो पॉइंट क्या है, ओके, अगर आपको याद होगा तो अगर अकोमोडेशन सर्विस होटल दे रहा होगा, जब तक होटल वाला नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तब तक ECO की 9(5) की लायबिलिटी है, और 9(5) में ECO 100% टैक्स देगा।
ओके, समझ लो मेरा ऐसा होटल है कि मैं यहाँ पे ओयो ओयो होटल से सप्लाई कर रहा हूँ इसी, और मैं नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड हूँ, 20 लाख के नीचे मेरा टर्नओवर है, तो ये केस में ओयो मेरा टीसीएस नहीं काटेगा, ये केस में ओयो जो है 100% लायबिलिटी देगा। लेकिन जैसे ही होटल वाला लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाए, सुनना, जैसे होटल वाला लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाए तो ये केस में अब ईसीओ 95 में नहीं रहा, वो केस में वो टीसीएस कट करेगा। दूसरी बात, सेम फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज। ओके, हाउसकीपिंग सर्विसेज मैं अर्बन क्लैप के थ्रू दे रहा हूं, तो जब तक मैं नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड हूं तब तक अर्बन क्लैप टैक्स देगा। जैसे ही मैं लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाएगा, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला जाएगा, तो वो केस में यहां पे लायबिलिटी जो आएगी, वो लायबिलिटी अब यहां सेक्शन 52 में टीसीएस काटा जाएगा और सप्लायर उसका टैक्स देता है, और ईसीओ अब पूरा टैक्स नहीं देता है, ईसीओ सिर्फ वो केस में क्या काटता है, टीसीएस कट करता है। सेम रेस्टोरेंट सर्विस नोटिफाइड प्लेसेस, अब ये स्पेसिफाई प्रीमाइसेस कौन सा, तो जहां के डिक्लेयर टेरिफ 7500 से ऊपर है या इक्वल्स टू या 7500 के ऊपर है पर यूनिट, मतलब मोस्टली 3 स्टार 5 स्टार होटल, वो होटल के थ्रू अगर रेस्टोरेंट सर्विस आपने ली और वो ईसीओ के थ्रू लिया, समझ लो आपने स्विगी से ऑर्डर दिया, और पर वो स्विगी से ऑर्डर ऐसे रेस्टोरेंट का दिया जहां होटल में रूम रेंट 7500 या उससे ज्यादा है, तो वो सिचुएशन में ओके 95 अप्लाई नहीं होता है, तो वो सिचुएशन में टीसीएस कट किया जाता है। ये पॉइंट हमने देखा। ओके, सम अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू टीसीएस, जैसे फॉरेन ईसीओ होगा, तो क्या फॉरेन ईसीओ होगा तो उसको भी टीसीएस कट करना पड़ेगा? यस, उसको भी टीसीएस कट करना पड़ेगा, और उसको टीसीएस कट करके पे करना पड़ेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में उसे अपॉइंट करना पड़ेगा उस पेमेंट के लिए। ओके, ईसीओ हैज टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस थ्रू ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हाँ, ईसीओ हैज टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस दो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब अगर कोई अमेजोन अपने सर्विस के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तभी टीसीएस काटने के लिए उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल अगर होगा, टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड बाय ईसीओ हु इज मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाई मेड थ्रू इट। ये पॉइंट को समझ लो। मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल मतलब क्या, समझ लो मैं होटल बुक कर रहा हूं और ऐसे होटल में मेरी बुकिंग हो रही है जो लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, जिसमें टीसीएस कट होगा, ठीक है, क्योंकि छोटे होटल नहीं बड़े होटल में बुक कर रहा हूं। मैंने यहां पे बुक किया booking.com से, booking.com ने वो बुकिंग दी मेक माई ट्रिप को, और मेक माई ट्रिप पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, तो यहाँ मल्टीपल ईसीओ हो गए, booking.com भी हो गया और दूसरा मेक माई ट्रिप भी हो गया। और ओके, मेरी बुकिंग booking.com से हुई, वहां से बुकिंग मेक माई ट्रिप को चलेगी, और मेक माई ट्रिप से यहाँ पे होटल को जा रही है, तो यहाँ ये केस में टीसीएस कौन कट करेगा, तो ये केस में जो ईसीओ सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, तो सप्लायर को पेमेंट कौन कर रहा है, मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, तो वो सिचुएशन में टीसीएस वो कट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर टीसीएस, वो तो हमने देखा, इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच सप्लायर लिस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म आर लोकेटेड। मतलब क्या, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्टेट के सप्लायर हो गए तो आपको हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड व्हेन सप्लाई सेलिंग थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, ओके, हिज ओन प्रोडक्ट, या फिर वो परचेस करके सेल कर रहा है। हाँ, ख्याल रहे, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में टीसीएस कब डिडक्ट होता है, जब कोई थर्ड पार्टी आपके वेबसाइट से सेल कर रही है। अगर आप ओन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या परचेस करके सेल कर रहे हो तो वो केस में टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा, और अगर 95 की सर्विसेज है तो वो केस में टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। उसके बाद में जीएसटीआर 8 और 9B की डेट जो है कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। ओके, आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 8 बाय ईसीओ, सप्लायर कैन क्लेम टीसीएस इन देयर कैश लेजर। जो भी टीसीएस कट हुआ, ओके, जिसका जीएसटीआर 8 फाइल हो गया बाय ईसीओ, तो वो सप्लायर के ई कैश लेजर में आ जाता है। उसके बाद में ये स्टेटमेंट में अगर जीएसटीआर 8 में कोई ओमिशन, इनकरेक्ट, ओके, मंथली स्टेटमेंट में पर्टिकुलर चले जाती है तो वो रेक्टिफाई करना पड़ता है, और रेक्टिफाई जो है वो रेक्टिफाई करके उसका जो भी शॉर्टफॉल होगा वो आपको पे करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ईसीओ को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, ध्यान सुनना, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है वो ईसीओ के थ्रू बेचते हैं, उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, ओके, जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, अगर वो 95 का ईसीओ यूज कर रहा है तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ओके, अगर वो
95 का नहीं है। मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो 95 के अंडर में कोर होती है, तो वो केस में सप्लायर को तो रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं, क्योंकि 100% लायबिलिटी इश्यू पे है। लेकिन समझ लो वो अदर देन 95, मतलब ओके ऐसा लिख दो यहाँ पे कवर्ड, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कवर्ड इन सेक्शन 52, इन सेक्शन 52, मतलब वो 95 में नहीं आ रहा है, 52 में आ रहा है। तो सर्विस के केस में टीसीएस तभी कट होगा जब ओके यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या, ओके गुड्स वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है, पर सर्विस वालों को पूरा थ्रेशोल्ड मिलता है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस ओके सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये रिवीजन क्लासेस में मजा आ रहा होगा, सारी रिवीजन आपने अच्छे से कर ली होगी। तो बस इस बार 80 पार। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट आप जरूर देना कि आपको रिवीजन कैसा लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।